हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सभी को नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम मेरा। आप सभी को पता है हमारे राजस्थान सीएचओ की एग्जाम्स, नॉर्सेट का एग्जाम आने वाला है, आरआरबी का एग्जाम होने वाला है। तो उन सभी के लिए एक मल्टीपल क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आपके लिए कि हर टॉपिक से बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हर लेक्चर के अंदर। सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा वो एकदम सटीक आंसर्स होंगे, सटीक क्वेश्चंस होंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों, कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, चाहे सीएचओ की बात करूं, चाहे आरआरबी की बात करें, चाहे हम नॉर्सेट की बात करें। तो रिपीटेड क्वेश्चंस पे हम वर्क कर रहे हैं और जो क्वेश्चंस आने हैं फर्दर एग्जाम्स के अंदर उनके ऊपर भी हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज से डेली क्लासेस चालू हो जाएंगी, किसी प्रकार की आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। जितना आपको पढ़ाया जाता है उतने आपको क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है और तभी उनका आंसर करना है। आगे बात समझ में। आप सभी को पता है कि जैसा कि आप आजकल जो सीएचओ का लेवल है, आजकल जो हमारी सीएचओ का एग्जाम का लेवल था, पहले जो था वो डिफरेंट था, अभी जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो जैसा मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रहा हूं वैसे की वैसे क्वेश्चन आंसर सीएचओ के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, ये नहीं सोचना है कि लेंथी क्वेश्चंस है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये लेंथी क्वेश्चंस हैं सर, ये तो सीएचओ के अंदर आते ही नहीं है। बेटा, आज का जो पैटर्न सीएचओ का चल रहा है, आजकल जो पैटर्न चल रहा है सीएचओ का, वो लेंदी टाइप के क्वेश्चनों के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, सारे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो 100% आप उनका क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कैसा क्वेश्चन है देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन केयरिंग द क्लाइंट, भाई क्लाइंट की आप केयर कर रहे हो इन हेमरेजिक शॉक। When caring for a client in hemorrhagic shock, how should the nurse position the client? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हेमरेजिक शॉक का आपके पास एक पेशेंट है, आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो एम्स के अंदर, ईएसआईसी के अंदर, आरआरबी के अंदर। आपके पास इमरजेंसी में एक पेशेंट आता है जो कि शॉक का है, हेमरेजिक शॉक का है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, आप उसको कौन सी पोजीशन में रखोगे, वही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। क्या आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला है? फटाफट से आंसर करेंगे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हेमरेजिक शॉक क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को करने से पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सर ये क्या बोला है कि हेमरेजिक शॉक क्या होता है। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन आंसर्स करते हो तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपके पास जो डिजीज कंडीशन आपको दी गई है, जो सिचुएशन आपको दी गई है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर उसके बारे में आप जानते हो, आपको पता है, तो आप 100% क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको पता है कि हेमोरेजिक शॉक क्या होता है, हेमोरेजिक शॉक क्या होता है, क्या पता है सभी को? चलिए, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। शॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट क्या होता है, पेशेंट के हार्ट को, ब्रेन को सप्लाई नहीं मिलती है, जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो सप्लाई नहीं मिलती है, किसी भी कारण बस वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जब भी डिस्टर्ब होती है तो पेशेंट कहाँ चला जाता है, शॉक में चला जाता है। शॉक का मतलब पेशेंट के वाइटल्स जो है वो एकदम जाम हो चुके हैं, रुक चुके हैं। आगे बात समझ में, ना आपको बीपी देखने को मिलेगा और ना ही आपको पल्स देखने को मिलेगी। ऐसी सारी कंडीशंस पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। अब हेमरेजिक शॉक है तो देखो, शॉक बहुत सारे, एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, हेमरेजिक शॉक होता है। ठीक है, बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, शॉक्स होते हैं। जब भी आप शॉक के बारे में पढ़ोगे तो इन चीजों को पढ़ोगे। तो हेमरेजिक एक टाइप का शॉक होता है जिसका मतलब है हेमरेजिक शॉक। अब हेमरेज का मतलब आप सभी को पता होगा, हेमरेजिक शॉक का मतलब होता है ब्लीडिंग से रिलेटेड। तो ये कैसा रिलेटेड है बच्चों, ब्लीडिंग से रिलेटेड है। तो जब भी पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग का मतलब क्या होगा, पेशेंट की बॉडी से ब्लड लॉस होगा। और जब ब्लड लॉस होगा, सपोज दैट किसी की बॉडी के अंदर 6 लीटर ब्लड है, किसी की बॉडी के अंदर क्या है, 6 लीटर ब्लड है। अब जब 6 लीटर ब्लड है किसी की बॉडी के अंदर, ब्लड लॉस हुआ तो लॉस होने के बाद कितना उसके अंदर रह गया, सपोज दैट 2 लीटर और कम हो गया।
अब जब 2 लीटर कम हो गया है, जब 2 लीटर कम हो गया है तो उस कंडीशन के अंदर आपको कितना देखने को मिला कि सर 4 लीटर बचा। अब जब 4 लीटर बचा है, आप सभी को पता है कि जब 4 लीटर हमारे पास क्या बचा? ब्लड बचा, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगी फिर हमारी बॉडी, क्या करेगी? काम करेगी कि भैया भैया 4 लीटर के हिसाब से ही हमें काम करना है, हार्ट को पंप करना है, ब्लड सप्लाई हर ऑर्गन तक पहुंचानी है, ब्रेन को पहुंचानी है। तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में शॉक की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और जब भी ऐसा होता है तो उसके अंदर कौन सी पोजीशन हमें देनी होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, पहली क्वेश्चन, पहला आंसर या पहला ऑप्शन क्या कहता है कि फ्लैट इन द बेड विद द लेग्स एलिवेटेड, कि आपको पेशेंट को लिटा देना है फ्लैट पोजीशन में और उसके पैर को ऊपर कर देना है, पहली चीज। दूसरी बात क्या कर रही है कि फ्लैट इन द बेड, कि आपको सीधा लिटा देना है पेशेंट को। तीसरी बात कर रही है ट्रेंटल वर्क पोजीशन, और चौथी बात करी है सेमी सिटिंग पोजीशन। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट आंसर होगा? मुझे पता है काफी बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, मुझे पता है कि काफी बच्चों ने गलत आंसर अपने दिमाग के अंदर सोचा है। देखो, गलत आंसर कौन सा सोचा है आपने, बता दूं मैं आपको कि गलत आंसर आपने थर्ड नंबर को सोचा है। काफी बच्चों ने इस आंसर को अपने दिमाग में लाया है कि सर ट्रेंडल वर्क पोजीशन दे देंगे। देखो, अगर जब भी हमारे पास इससे बेटर कोई आंसर होता है, अगर हमारे पास इससे बेटर आंसर होता है तो उसको हम प्रायोरिटी देते हैं नहीं देते हैं? ये सर बिल्कुल देते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, 2 तरह की पोजीशंस होती है, एक होती है ट्रेंडल वर्क और एक होती है रिवर्स ट्रेंडल वर्क। इसमें बच्चे अक्सर क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ट्रेंडल वर्क कौन सी पोजीशन होती है, रिवर्स कौन सी होती है। देखो, रिवर्स जहां पे आ रहा है इसका मतलब बंदा सीधा है, उल्टा समझो इसको। तो क्या समझो? उल्टा समझो। अगर आपको ट्रेंडल वर्क पोजीशन देखने को मिल रही है तो इसका मतलब जो पेशेंट आपका है वो कौन सी पोजीशन में है मेरे प्यारे बच्चों? आपका पेशेंट हेड तो क्या है, उसका डाउन है और उसके पैर ऊपर है। उसके हेड क्या है, उसका हेड तो डाउन है लेकिन उसके पैर ऊपर है। अगर आपको रिवर्स टेंडुलकर की बात करी जाए तो उसका हेड ऊपर रहता है और टांग नीचे रहती है। आगे बात समझ में कि पैरों को नीचे रखा जाता है और सर को ऊपर रखा जाता है रिवर्स टेंडुलकर के अंदर। आगे बात समझ में, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा समझना है। इस पोजीशन को उल्टा समझोगे तो आपका आंसर करेक्ट जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए। अब आपने क्या सोचा है कि सर ऐसी पोजीशन हम देंगे पेशेंट को तो पेशेंट का कार्डियक आउटपुट बढ़ सकता है, वीनस रिटर्न बढ़ सकता है। अब आपने ये नहीं देखा कि सेमी सिटिंग पोजीशन दे सकते हैं कि पेशेंट को। देखो, अगर आप पेशेंट को बिठा दोगे, अगर आप पेशेंट को बिठा दोगे तो कार्डियक आउटपुट कहां चला जाएगा? पैरों के अंदर चला जाएगा, वीनस रिटर्न पैरों के अंदर चला जाएगा। पेशेंट को हार्ट को सप्लाई नहीं होगा तो पेशेंट वैसे ही मौत के मुंह में चला जाएगा। ठीक है, आपको ये भी आंसर टिक नहीं करना है। फ्लैट इन द बेड, आपको फ्लैट इन द बेड मतलब कि आपने फ्लैट सुला दिया पेशेंट को। सीधा सुलाने से क्या होगा कि बराबर बराबर इक्वल बढ़ जाएगा 4 लीटर ब्लड जो होगा। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपका प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए कि हमें हार्ट तक ब्लड सबसे ज्यादा पहुंचाना है। हमें हार्ट तक ब्लड सबसे ज्यादा पहुंचाना है। कौन सी पोजीशन के अंदर पहुंच सकता है कि फ्लैट इन द बेड, बेड के अंदर फ्लैट करेंगे और पैरों को ऊपर कर देंगे तो शायद हमारे हार्ट तक ब्लड अच्छे से पहुंच सकता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको बताए हैं, या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। 2 ऑप्शंस मैंने लाल जो घेरे में बनाए हैं वो दोनों के दोनों गलत हैं। वो दोनों के दोनों गलत हैं। जो मैंने हरे घेरे के अंदर बनाए हैं वो दोनों के दोनों सही हैं। अब दोनों में से कौन सी प्रायोरिटी आपको देनी होगी? कॉमन सेंस, जस्ट कॉमन सेंस लगाएंगे 100% आंसर निकल के आ जाएगा। एक तो आपने क्या किया है, पेशेंट को सीधा लिटाया है और उसके पैर जो है आपने ऊपर कर दिए हैं। ठीक है, एक आपने कैसी पोजीशन दी है? रिवर्स टेंडुलकर पोजीशन दी है। तो कौन सी पोजीशन में आप जाना चाहोगे? फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? कमेंट में आंसर फटाफट से देंगे। फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? कौन सी पोजीशन में आप जाना चाहोगे? देखो बच्चों, बहुत ही सीधा सा सवाल था, आपने ये गलत कर दिया है टेंडुलकर क्वेश्चन बोल के। इसका आंसर जाएगा फ्लैट आपको रखना है पेशेंट को और उसके नीचे, हेड के नीचे एक तकिया लगा देना है और उसके पैर ऊपर कर देने हैं। बेस्ट पोजीशन होती है हेमरेजिक शॉक को, हेमरेजिक शॉक से बचाने के लिए। आगे बात समझ में, इसमें क्या होगा कि आपने क्या किया है बच्चों, आपने एक तकिया लगा दिया है पेशेंट के हेड के नीचे और उसका हेड ये रहा और उसकी पैर ऊपर कर दिए। तो ऐसे क्या होगा, जो पेशेंट है कि पेशेंट का जो हेड वाला एरिया है वो भी एलिवेटेड है और पैर वाला एरिया भी एलिवेटेड है। तो बीच में क्या आ गया हमारा?
पूरा ट्रंक वाला पोर्शन आ गया। तो ट्रंक में सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी और ब्लड क्या करेगा, पंप करेगा हार्ट और सब ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा। आगे बात समझ में कि सर अब आप कहोगे कि सर टेंडलबर्ग पोजीशन में भी तो यही हो रहा है। अब टेंडलबर्ग पोजीशन का रीजन समझ लीजिए आप। देखो बच्चों, टेंडलबर्ग जो पोजीशन होती है इसके अंदर आप लंबे समय तक नहीं रख सकते। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। मतलब आपने सोचा कि पेशेंट को 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए आपने क्या दे दी, टेंडलबर्ग पोजीशन दे दी। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जितने भी हमारे अब्डोमिनल ऑर्गन होंगे, जितने भी हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन होंगे वो क्या काम करेंगे बच्चों, एब्डोमिनल ऑर्गन्स क्या करेंगे, हमारे डायफ्राम को पुश करने का काम करेंगे, हमारे डायफ्राम को पुश करने का काम करेंगे। और जब उसको पुश करेंगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, कि सर ब्रीदिंग डिफिकल्टी आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए हम टेंडलबर्ग पोजीशन को अवॉइड करते हैं लंबे समय के लिए। लेकिन आप लंबे समय के लिए इस पोजीशन को 100% दे सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियों, ए आंसर इज द करेक्ट। देखो सी गलत नहीं है, सी आंसर गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर उससे भी अच्छा ऑप्शन दिख रहा है तो उस अच्छे ऑप्शन की तरफ हमें जाना है। अभी बात समझ में, इसका एग्जांपल देता हूं। अगर एक आप सपोज दैट सेब लेने जाते हो, आप सपोज दैट सेब लेने जाते हो एक दुकान पे। अब एक दुकान पे आपको, आपने 1 किलो सेब लेने हैं। अब 1 किलो में एक पीस घटा हुआ है, तो आप अच्छा उठाओगे या बुरा उठाओगे, कि कैसा ही पटक दोगे, ला एक ही तो घटा है, ले से अच्छा ही उठाओगे ना। तो अभी सी बात है, तो हमें अच्छा ही ऑप्शन को चूज करना है। आगे बात समझ में, क्लियर बात समझ में, याद रखिए। देखो बहुत कॉमन सेंस वाला है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस कॉमन सेंस यूज करना है। सारे क्वेश्चंस कॉमन सेंस के हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन नर्सिंग में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल होकर सोचोगे तो 100% आंसर निकल के आ जाएगा। अभी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। एन अडल्ट वुमेन हैज बीन इन एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट। भैया ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हुआ है उसका, ठीक है। सी सस्टेन द न्यूमरस लेसरेशंस, उसको क्या हुए, न्यूमरस लेसरेशंस, चोट लगी है। एंड फ्रैक्चर टीबिया सेट, फ्रैक्चर टीबिया सेट, टीबिया फिबुला का जो सेट है उसमें क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। एंड सेट बाय क्लोज रिडक्शन, क्लोज रिडक्शन की वजह से उसको क्या हुआ है, सेट में फ्रैक्चर हुआ है। एंड माइल्ड कंट्यूजन हुआ है। एंड सी हैज नो अपेरेंट रीनल इंजुरीज, मतलब कि उसको कोई ऐसी रीनल इंजुरी नहीं है। एंड कॉन्शियसनेस है, ठीक है। मतलब ऐसी ध्यान में कोई भी हमारे अंदर क्या नहीं है, रीनल इंजुरी नहीं है, कि किडनी में कोई भी इंजुरी हुई है, ठीक है, हमें अभी तक पता नहीं है। एन इनड्वेलिंग कैथेटर इंस्टीड या इंसर्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, की आपने जो इंड्वेलिंग कैथेटर लगाया है वो किस पर्पस के लिए लगाया है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि फ्रैक्चर्ड का पेशेंट है, कॉमन सेंस यूज करेंगे सारे बच्चे, कि आपके पास एक फ्रैक्चर्ड का पेशेंट है। और जब भी फ्रैक्चर का पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसके अंदर बिना सोचे समझे एक क्या लगाते हो, फॉलिस लगा देते हो, फॉलिस कैथेटर। फॉलिस कैथेटर का काम क्या होता है कि भैया वो यूरिन ड्रेन करता है। क्या करता है, यूरिन ड्रेन करता है, मतलब कि आपके पेशेंट को जाने की जरूरत नहीं है वॉशरूम के अंदर, कि आपके पेशेंट को वॉशरूम के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पे क्या कर सकता है, टॉयलेट कर सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब जब आपने पेशेंट आपके पास आया तो आपने यूरिन कैथेटर लगा दिया, उसका पर्पस क्या है, आपने क्यों लगाया पेशेंट के अंदर। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि टू मेजर द यूरिन फ्लो एज एन इंडिकेटर ऑफ शॉक, कि भैया ये शॉक का कारण इंडिकेटर हो सकता है। टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ हर कास्ट, की उसके कास्ट में कोई इंफेक्शन को, कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, भाई कास्ट भी लगाओगे, टीबिया टूटी है तो, ठीक है। एंड हाँ फॉर हर कंफर्ट, की उसके लिए कंफर्ट जोन के लिए, कि उसको जाना आना ना पड़े, ठीक है। एंड टू प्रिवेंट रीनल कॉम्प्लिकेशंस, की रीनल कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। सिंपल सी कहानी है। देखो ये कंफर्ट वाली बात तो बिल्कुल समझ में आती है, कंफर्ट वाली बात समझ में आती है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। कंफर्ट तो मिलेगा उसको, कि कंफर्ट, देखो लेकिन उसको डिस्कम्फर्ट भी होता है। उसको जब कैथेटर लगा होता है ना बच्चों,
उसी को पता होता है कि मेरे यहाँ पेन है, मेरे यहाँ नली लगी हुई है, ठीक है, तो उसको डिस्कम्फर्ट जरूर महसूस होता है, उतना कंफर्ट नहीं होता, लेकिन कंफर्ट कहाँ महसूस होता है कि उसको जाना आना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एंड टू प्रिवेंट द रीनल कॉम्प्लिकेशन, अगर आप कैथेटर लगाते हो, अगर आप किसी पेशेंट को कैथेटर लगाते हो तो क्यों, क्या वो रीनल कॉम्प्लिकेशंस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है? कि सर नहीं। सपोज दैट किसी को किडनी फेल होनी है, किडनी की इंजरी होनी है, तो रीनल आप कैथेटर लगा दो, उसको किडनी की इंजरी ठीक हो जाएगी या नहीं होगी? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आंसर दोनों की दोनों गलत हो गए हैं बच्चों। नंबर तीसरा आंसर क्या कहता है? टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ हर कास्ट, कि उसको प्रिवेंट करने के लिए, किसको प्रिवेंट करने के लिए बच्चों, आपने देखा कि किसको प्रिवेंट कर रहा है, किसको प्रिवेंट कर रहा है, कि भाई कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर रहा है। अब भैया देखो, कंटामिनेशन तो होता है, यूरिन पास अगर आप कास्ट पे करोगी तो कंटामिनेटेड तो होगी, तो उतना कोई इसके अंदर दम वाली बात नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? टू मेजर द यूरिन फ्लो एज एन इंडिकेटर ऑफ शॉक, अगर यूरिन का फ्लो कम ज्यादा होता है तो इंडिकेटर बनता है शॉक का, कि पेशेंट शॉक में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको क्या हुआ है, क्लोज रिडक्शन हुआ है, उसको लेसरेशंस हुए हैं, उसको कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, उसके कारण क्या बन सकता है? शॉक का कारण बन सकता है। तो करेक्ट आंसर ए। कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, हमारा बॉडी का जो 25% का एरिया है, 25% जो वाटर होता है वो कहाँ जाता है? किडनी के लिए जाता है। 25% का जो एरिया है वो कार्डियक आउटपुट का, 25% जो कार्डियक आउटपुट है वो कहाँ जाता है? हमारी किडनी के लिए ट्रांसफर होता है या किडनी के लिए जाता है, ठीक है। अब किडनी क्या करती है? उसको, आप उसको फिल्ट्रेट करके क्या बनाती है? फिल्ट्रेट करती है और यूरिन बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? यूरिन बनाती है। अगर आपको कार्डियक आउटपुट, अगर आपका कार्डियक आउटपुट मतलब कि अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल, तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होगा या नहीं होगा? अब जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो किडनी के लिए जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो भी कम होगा। कि सर बिल्कुल वो भी कम होगा। तो किडनी के लिए जो ब्लड फ्लो होगा वो भी कम हो जाएगा, और कम होगा तो फिल्टर भी कम होगा और यूरिन भी कम बनेगा। तो यूरिन भी क्या बनेगा बच्चों? कम बनेगा। तो यूरिन अगर लेस आता है ऐसे पेशेंट के अंदर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? कि सर कहीं ना कहीं इसको इंटरनल ब्लीड हो रखा है, और या इसका ब्लड लॉस हो चुका है, कार्डियक में कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी आ चुकी है, या बॉडी में कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी आ चुकी है। इसीलिए हम क्या करते हैं? स्ट्रिक्टली मेजर करते हैं यूरिन आउटपुट को फ्रैक्चर वाले पेशेंट के अंदर, या ट्रॉमा वाले विक्टिम्स के अंदर, या ट्रॉमा वाले पेशेंट के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? मैंने आपको क्या बताया? देखो, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अगर मैं आपसे सिंपल से आंसर की बात करूं तो कैसे बात करनी है, देखो मैंने बताया कि 25% का कार्डियक आउटपुट, जो 25% होता है उसका कहाँ जाता है? किडनी के अंदर जाता है, और किडनी उसको फिल्ट्रेट करती है, फिल्टर करती है, यूरिन बनाती है। अब जब कार्डियक आउटपुट किसी पेशेंट का कम है, और कार्डियक आउटपुट कम क्यों होगा? क्योंकि उसको ब्लीड हो रखा है, ठीक है, ब्लड लॉस हुआ है। और जब भी कार्डियक आउटपुट कम होता है तो किडनी के लिए या हर ऑर्गन्स के लिए हम बात करते हैं कि वो क्या करेगा, क्या जाएगा? हर ऑर्गन्स के लिए क्या जाएगा? ब्लड कम जाएगा। और जब भी ब्लड कम जाएगा तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? यूरिन भी कम बनेगा, फिल्टर भी कम होगा तो यूरिन भी कम बनेगा। तो लेस यूरिन इंडिकेट करता है किस चीज को? शॉक की कंडीशन को, इंडिकेटर ऑफ शॉक। करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, थोड़ा आप समझो इस चीज को, कॉमन सेंस को समझो, कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत मेजर करते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं आपके नॉलेज के ऊपर। कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, कैसी भी क्वेश्चन में आप घबराओगे नहीं, ठीक है। एक पेशेंट है, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर कोई भी किसी प्रकार के क्वेश्चन में आपको गलती हो, या फिर आपकी समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर हम दे देंगे, या क्लास के लास्ट में हम दे देंगे, ठीक है बच्चों। एन अडल्ट इज एडमिटेड विद द क्रॉनिक रीनल फेलियर, एक अडल्ट है जो कि एडमिट हुआ है क्रॉनिक रीनल फेलियर के साथ। एंड स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट इज ऑर्डर, कि उसको स्ट्रिक्ट मतलब एक, हम कह सकते हैं कि कठोर तरीके से आपको बोला गया है कि इसका इनटेक और आउटपुट क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, अच्छे से मेजर करना है। द क्लाइंट इज समटाइम इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टी कॉन्टिनेंट, कि समटाइम्स इनकॉन्टिनेंट, सो इट इज impossible to obtain
एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द आउटपुट, कि ये बहुत इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि जो हमारा पेशेंट है वो इनकॉन्टिनेंट भी हो जाता है, ऑटोमेटिकली ड्रेन हो जाता है डाइपर के अंदर या बेडशीट के अंदर, तो हमें पता नहीं लगता है। तो ये बात इम्पॉसिबल है कि हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाए, ये बात इम्पॉसिबल है कि हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाए। एंड हाउ कैन द नर्स बेस्ट असेस द क्लाइंट फ्लूइड स्टेटस, कि आप जो नर्सिंग ऑफिसर हो, एक एम्स के अंदर एक नर्सिंग ऑफिसर हो, आपके पास एक क्रॉनिक रीनल फेलियर का पेशेंट आता है, ठीक है, और जब भी आता है तो उसको आपको स्ट्रिक्टली आउटपुट और आपने कितना उसको फ्लूइड दिया है ना, और कितना उसका फ्लूइड बाहर आया, उसको आपको मेजर करना है। लेकिन आप कह रहे हो कि पेशेंट क्या करता है, इनकॉन्टिनेंट, मतलब उसका क्या हो जाती है, वो ऐसे ही लीक हो जाता है उसका, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको अच्छे से मेजर कर पाए। तो कौन से एक्शन पे आप अच्छे से मेजर कर पाओगे, क्या आंसर आपका रहेगा, बताएंगे फटाफट से। ये कह रहा है आप सोचो, अपने आप को प्रैक्टिकली सोचो उस जगह पे। एस्टिमेट द अमाउंट द वॉइडेड ईच टाइम, कि आपको एक एस्टिमेटेड अमाउंट को क्या करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है या ध्यान में रखना है, कि वो जब भी सपोज है, जब भी वो वॉशरूम जाता है, जब भी वो टॉयलेट पास आउट करता है, यूरिन पास आउट करता है, तो आपको एक एस्टिमेटेड अमाउंट की भैया, हाँ 500 ml तो किया ही होगा, 400 ml तो किया ही होगा, तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट आपको बनाना है। एक तो ये कह रहा है, एक कह रहा है कि ऑब्जर्व द स्किन टर्गर, कि आपको स्किन टर्गर को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि स्किन इंटीग्रिटी जो है वो खराब होती जा रही है, या कैसी हो रही है, स्किन खराब होती जा रही है, तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। या तो ये कह रहा है कि वेट ऑफ द क्लाइंट डेली एंड रिकॉर्ड, कि आपको वेट क्या करना है, मेजर करना है पेशेंट का रेगुलर बेसिस पे। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ बॉइडिंग्स, कि आपको रिकॉर्ड करना है कि वो 4 बार पेशाब करने गया था या 5 बार टॉयलेट करने गया था, जितनी भी बार वो गया है उसको आपको रिकॉर्ड करना है। तो क्या आंसर आपका रहने वाला है? देखो बहुत इजी है, अगर आपको मैं एक ही शब्द में बताऊंगा आंसर तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपको यूरिन आउटपुट को इनटेक को मेजर करना है स्ट्रिक्टली, लेकिन आप कह रहे हो कि ये पॉसिबल नहीं होता है, तो आप किस तरीके से पॉसिबल बात को यहाँ पे रखोगे? देखो एस्टिमेटेड अमाउंट आप देखोगे तो ये भी बात गलत है, ये भी इसके अंदर भी कोई एग्जैक्ट इनटेक आउटपुट मेजर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ बर्डिंग, इससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भी रिकॉर्ड ही होगा सिर्फ, कि आप 5 बार पेशाब करने गए थे तो होगा 2500 ml, नहीं, ये भी एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। कि ऑब्जर्व द स्किन टर्गर, आप कैसे इस चीज को मेजर करोगे, कि अगर पेशेंट की बॉडी पे अगर सपोज ड्राइनेस आ गई तो कितना अमाउंट का लॉस हो गया है, ठीक है, पेशेंट के घाव बन गए तो कितना अमाउंट का लॉस हो गया है। तो आप कैसे मेजर करोगे इसके टारगेटिंग को, मतलब क्या ग्रेड 1 पे करोगे या ग्रेड 2 पे करोगे, ऐसी कोई रेट्स होती ही नहीं है पहली बात तो। अगर आप ऐसा करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ आपका अंदाज होगा कि हाँ यार इसकी स्किन तो कल तो ऐसी थी आज ऐसी हो गई है, नहीं। लेकिन आपको अगर वेट को देखना है, अगर आपको एक्चुअल में ही देखना है चीजें, एक्चुअल में ही चीजें देखनी है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वेट पे जाना पड़ेगा। वेट पे, डेट पे नहीं, वेट पे जाना पड़ेगा। अरे डेट पे बाद में चले जाना, अभी आप वेट पे जाइए। अगर आप सपोज दैट आपने किसी पेशेंट का क्या किया, जब भी आपके पास पेशेंट आया, जब भी आपके पास पेशेंट आया बच्चों, तो आपने उसका क्या किया, वेट मेजर किया। और जब आपने वेट मेजर किया तो उसका जो वेट था वो कितना था, 70 kg था, ठीक है। 2 दिन के बाद उसका वेट कैसे रह गया, 68 kg रह गया। 3 दिन के बाद उसका जो वेट रह गया वो 65 रह गया। तो ये आपको बेस्ट मेजरमेंट करवाता है वेट। क्रॉनिक रीनल पेशेंट का कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तो आपको 100% आंख बंद करके क्या करना है, क्या करना है, वेट ऑफ द क्लाइंट डेली, कि आपको पेशेंट का वेट डेली नापना है, तभी आप इस चीज को मेजर कर पाओगे अच्छे से, कि पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, स्ट्रिक्टली ऑर्डर हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जाता है कि आपको, अगर आपको बेस्ट असेस करना है फ्लूइड स्टेटस को, ये वाली लाइन जो है ना बच्चों, ये वाली लाइन को ध्यान रखना, और ये क्रॉनिक रीनल फेलियर वाली कंडीशन को ध्यान रखना। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, दोनों ही आपको क्या लेके जाएंगे, हमारे करेक्ट आंसर तक लेके जाएंगे।
तो क्रॉनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है, आप उसमें बेस्ट असेस करना चाहते हो तो कैसे असेस करोगे? आपको डेली वेट उसका देखना पड़ेगा। स्किन इंटीग्रिटी हम डिहाइड्रेशन के अंदर देखते हैं, लेकिन स्किन इंटीग्रिटी की कोई ग्रेड्स नहीं होती है, इसीलिए हम इसको पहचान नहीं पाते हैं कि कितना लॉस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? फटाफट से कमेंट करके आंसर बताएं। फटाफट से कमेंट करेंगे कि भैया कैसी आपको ऑब्जर्व देखने को मिलेगी, स्किन कैसी देखने को मिलेगी, ड्राइनेस देखने को मिलेगी या आपको शाइनी देखने को मिलेगी भैया। ठीक है, चलेंगे। देखो क्रॉनिक लीवर फेशियन के अंदर क्या होता है, या तो दो कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस होती हैं, या तो पेशेंट क्या करेगा, वॉइड दबा के करेगा, यूं ही बहे जा रहा है, यूं ही बहे जा रहा है, ठीक है, और या फिर वो कतई नहीं करेगा। दो ही कंडीशंस होती हैं, करेक्शन नहीं होता इसके अंदर। चलिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन सॉरी। ए क्लाइंट हैज क्रॉस डिजीज। आपको लग रहा होगा शायद कि सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन धीरे पढ़ाने का एक पर्पस है बच्चों कि आपको सारी की सारी चीजें, कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको बोल रहा हूं लगातार, उन चीजों पे आपको फोकस करना है। अगर एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटता है तो गलती आपकी ही होगी और मेरी भी होगी। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। 1 घंटे की क्लास होगी, चाहे 10 क्वेश्चन करें, चाहे 5 करें, चाहे 15 करें, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जितनी भी क्वेश्चंस हम करते हैं उनका कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए, उनकी ट्रिक हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए क्लाइंट हैज द क्रॉनिक क्रॉन्स डिजीज, ए क्लाइंट हैज द क्रॉन्स डिजीज विद द क्रॉनिक डायरिया। क्रॉनिक डायरिया के साथ क्रॉन्स डिजीज है पेशेंट को, एंड विच नर्सिंग डायग्नोसिस इज मोस्ट लाइकली टू अप्रोप्रिएट द फॉर दिस क्लाइंट, कि इसमें कौन सा अप्रोप्रिएशन आपके लिए बेटर रहेगा। फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत इजी सवाल है। क्या आंसर आपका रहने वाला है? देखो कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो 100% इसका आंसर निकल के आएगा। देखो क्रॉन्स डिजीज क्या होती है? क्रॉनिक डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज होती है, जो कि क्या करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की लेयर्स जो होती है, इंटरनल म्यूकोसा होती है, उसको इफेक्ट करती है। ठीक है, आपको इतना ही समझना है, यहाँ पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखो सो समझने वाली बात क्या है कि पेशेंट विद द क्रॉनिक क्रॉन्स डिजीज, ये आपको सिर्फ यहाँ पे भटकाने के लिए दिया गया है कि आप यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, क्रॉन्स डिजीज की तरफ चले जाओ, लेकिन असली आंसर कहां से निकलेगा? क्रॉनिक डायरिया से, क्रॉनिक डायरिया से निकलेगा। एंड विच नर्सिंग डायग्नोसिस इज मोस्ट लाइकली टू अप्रोप्रिएट द क्लाइंट। देखो बहुत इजी है, आप ही इसका आंसर बताओगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, दो ही कंडीशंस होती है हमारी बॉडी के अंदर। दो ही कंडीशंस कौन कौन सी होती है? या तो पेशेंट को क्या होगी, वॉमिटिंग होगी, या तो पेशेंट को क्या होगी, वॉमिटिंग होगी, या डायरिया की कंडीशन होती है। दो कंडीशंस होती हैं, एक तो होती है वॉमिटिंग वाली, एक होती है डायरिया वाली। जब भी पेशेंट वॉमिटिंग होता है तो यहाँ पे स्टमक का कंटेंट क्या होता है, बाहर आता है। स्टमक कंटेंट क्या होता है बच्चों, बाहर आता है। और जब स्टमक का कंटेंट बाहर होता है तो स्टमक का कंटेंट कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। और वो कहाँ निकल जाता है, मतलब कि एसिड बाहर निकल रहा है आपकी बॉडी से। तो आपकी अंदर कैसी कमी हो गई है कि भैया आपके अंदर एसिड की कमी हो गई है। ठीक है, आगे बात समझ में सिंपल है, सिंपल है या नहीं है? तो आपके अंदर बढ़ क्या गया है, एल्केलाइन। भैया एसिड की कमी होगी तो एल्कलाइन बढ़ेगा, एल्कलाइन की कमी होगी तो एसिड बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। कॉमन सेंस है या नहीं है? ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं कि किसी पेशेंट को डायरिया होता है। अगर किसी पेशेंट को डायरिया होता है तो डायरिया के अंदर क्या कंटेंट निकलता है, हमारी इंटेस्टाइन का कंटेंट निकलता है। क्या निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, कि भैया इंटेस्टाइन का कंटेंट बाहर निकलता है। और जब भी इंटेस्टाइन का कंटेंट बाहर होता है तो इंटेस्टाइन का कंटेंट कैसा होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है। कैसा होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है। और जब एल्केलाइन बाहर निकल जाता है तो आपको क्या बचता है, एसिड वहां पे इंक्रीज हो जाता है और एल्केलाइन कम हो जाता है। कॉमन सेंस वाली बात है, दोनों की दोनों बातें समझ में आ गई आप सभी के। मैंने आपको क्या बताया कि भैया हमारे पास दो कंडीशंस होती है, वॉमिटिंग होती है। जब भी आप उल्टी करते हो, वॉमिटिंग करते हो, तो स्टमक का जो कंटेंट है, आपके पेट का कंटेंट है, वो बाहर आता है, उसके अंदर एसिड मिक्स होता है, तो बॉडी बॉडी से एसिड की कमी हो जाती है और एल्कलाइन बढ़ जाता है। मतलब बढ़ता है इन द सेंस कि वो तो अपनी जगह पे ही है, तो लेकिन अगर एसिड कम होगा तो बोथ का लेवल तो अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगा ना। समझे आप?
ठीक है, दोनों की दोनों बातें समझ में आ गई। चलिए, अब हमारे पेशेंट को क्या हुआ है बच्चों? डायरिया हुआ है, तो एसिड बढ़ा है। तो कौन सा एसिड होता है ये? अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कौन सा क्या होगा कि मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस, मतलब कि एल्केलॉसिस की मात्रा बड़ी है तो एल्केलॉसिस इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस हुआ है। अब इसकी कंडीशन में क्या बोलेंगे कि भैया मेटाबॉलिक, क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है। अब एक चीज और बताएंगे मुझे कि जब भी हम डायरिया रिलीज होता है बॉडी से, जब भी हमारा इंटेस्टाइन का सिस्टम जो इंटेस्टाइन जो का जो कंटेंट है या डायरिया जो है पेशेंट को होता है, तो उस कंडीशन में आपका पोटेशियम आयन क्या होते हैं? आउट होते हैं। क्या होते हैं? पोटेशियम की कमी होती है। पोटेशियम की जब भी कमी होती है तो आपको क्या देखने को मिलता है? हाइपोकैलेमिया। क्या देखने को मिलता है? हाइपोकैलेमिया। अब ऐसा क्यों होता है कि भैया पोटेशियम कहाँ होता है? इंटेस्टाइनल वाले पार्ट के अंदर सबसे ज्यादा होता है। पोटेशियम कहाँ होता है? इंटेस्टाइन वाले एल्कलाइन वाले पार्ट के अंदर होता है। पोटेशियम एल्कलाइन नेचर का होता है, ध्यान रखना इस चीज का। अब ये तो आपको ये असर आप बोलोगे कि सर ये तो सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, सेल्स के बाहर सोडियम पाया जाता है। ठीक है, ये तो आपको कॉमन फिनोमिना, ये सभी को पता होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? पोटेशियम की कमी होती है, पोटेशियम बाहर निकलता है और पोटेशियम की कमी हो जाती है, तो इसको बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। चलिए, अब हमने दो कंडीशन यहाँ पे देखी हैं कि एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है और एक हाइपोकैलेमिया होता है। तो दोनों ऑप्शंस के अंदर है या नहीं है वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिस्क रिस्क फॉर द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की, रिस्क तो होगी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की, तो क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा एंड रिलेटेड टू द लॉस ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूइड। करेक्ट बात है कि सर ये तो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं कि रिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की, रिस्क होगी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की हाइपरकैलेमिया होगा। हाइपरकैलेमिया का मतलब क्या है? कि पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, जबकि मैंने क्या बताया? पोटेशियम का लेवल कम होगा। रिलेटेड टू रीनल पोटेशियम रिटेंशन और बाइकार्बोनेट, इसकी कोई बात ही नहीं होती है बच्चों, इसमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। पहली बात तो हाइपरकैलेमिया नहीं होता है। रिस्क फॉर द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस कौन सी कंडीशन के अंदर होता है मेरे प्यारे बच्चों? वॉमिटिंग की कंडीशन के अंदर होता है। तो इसको तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। A risk for the electrolyte balance and hypercalcemia. Calcemia related to the loss of phosphorus in the diarrhea. डायरिया के अंदर फॉस्फोरस लॉस होता है, उसकी वजह से हाइपर कैल्शियमिया होता है। देखो ये बात जरूर सही है कि जब भी हमारा फॉस्फोरस लॉस होता है तो हाइपर कैल्शियमिया होता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये वितक्रमाणपाती होता है। कैल्शियम जो होता है वो फास्फोरस की वितक्रमाणपाती होता है। कैसा होता है? वितक्रमाणपाती होता है, लेकिन डायरिया के अंदर कोई फास्फोरस का लॉस नहीं होता है। आगे बात समझ में? तो ये भी आंसर हमारा गलत चला जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कैल्शियम बढ़ेगा तो फास्फोरस कम होगा, फास्फोरस कम होगा तो कैल्शियम बढ़ेगा। ठीक है, अगर फास्फोरस बढ़ेगा तो कैल्शियम कम हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के वितक्रमाणपाती होते हैं, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस के तरीके से देखते हैं तो आपको इंटेस्टाइनल जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकलता है डायरिया के अंदर, और वहां पे कैसा नेचर होता है? एल्कलाइन नेचर होता है, तो आपको एसिडिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिलता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है बच्चों? अगर किसी को कोई डाउट होता है तो यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। कभी भी आपको किसी भी चीज के लिए झिझकाना नहीं है, 100% आप मेरे से पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, तो करेक्ट इज द ए आंसर, ए आंसर इज द करेक्ट। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो कमेंट में कमेंट जरूर करना बच्चों, अपना डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, मैंने दोनों चीजें आपको खोल के बता दी हैं कैसे कैसे कंडीशंस को देखा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, ध्यान से आंसर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, सॉरी पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द नर्स इज असेसिंग ए वुमेन अपॉन एडमिशन। नर्स असिस्ट कर रही है एक वुमेन को अपॉन एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे, एंड विच डेटा शुड बी रिलेटेड रिकॉर्डेड एज सब्जेक्टिव डेटा। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों,
डेटा जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव डेटा होता है, और एक होता है सब्जेक्टिव डेटा। ठीक है, एक होता है सब्जेक्टिव डेटा, एक होता है एक ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई पेशेंट आया, हमारे पास कोई पेशेंट आया, पेशेंट ने कहा कि मुझे बुखार आ रहा है बहुत तेज, मुझे तो बहुत तेज बुखार है। क्या है बच्चों? मुझे तो बहुत तेज बुखार है। उसने जो लाइन बोली है कि मुझे बहुत तेज बुखार है, तो आप ऐसे तो ले नहीं रहोगे कि भाई बहुत तेज बुखार है इसको। तो अगर उसने बोला है कि मुझे बुखार है, कि मुझे बुखार है, तो उसको बुखार क्या है? सब्जेक्टिव डेटा है, उसने बताया है। ठीक है, अब हमने उसको चेक किया है या ऑब्जर्व किया है। क्या किया है? हमने उसको चेक किया है, ऑब्जर्व किया है, और क्या लिखा है कि 98.6 फीवर है। कितना है? 98 है, 99, जो भी है उसका फीवर है। तो वो क्या है? सब्जेक्टिव डेटा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास कोई पेशेंट आता है, पेशेंट कहता है, आपके पास कोई पेशेंट आता है और पेशेंट कहता है कि मुझे 2 दिन से स्टूल पास नहीं हुआ है, मैं 2 दिन से फ्रेश होने नहीं गया हूं। ठीक है, तो वो क्या आप कैसे लिख दोगे फ्रेश होने नहीं गया हूं? तो वो कैसा डेटा है? वो कैसा डेटा है? वो पेशेंट का डेटा है कि वो उसने कहा है कि मैं 2 दिन से फ्रेश होने नहीं गया हूं। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे कि कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है बिंदे को, जो हमारा पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है। तो ये कैसा हो गया? ऑब्जर्व डेटा। सिंपल सी बात है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है पेशेंट के साथ, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है पेशेंट के साथ, वो तो कैसा डेटा होता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। और जो पेशेंट ने आपको बताया है अपनी लैंग्वेज के अंदर, वो कैसा होता है? सब्जेक्टिव डेटा होता है। सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन के अंदर यही ढूंढना है। क्वेश्चन के अंदर आपको यही ढूंढना है। देखो कि कह रहा है कि सब्जेक्टिव डेटा कौन सा है, यही यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। सब्जेक्टिव मतलब कि जो पेशेंट बताएगा वो डेटा कौन सा है, कि उसका हर वेट, उसका वेट कितना है? 142 पाउंड्स के अंदर है। तो ये तो हमने क्या किया है? 142 पॉइंट, ये तो पॉइंट में उतने तो नहीं बताया होगा, उसमें तो किलो में बताया होगा ना। तो उसका वेट हमने नापा, ऑब्जर्व किया है, तो 142 पॉइंट आया है। सी हैज हैड रैशेस एंड कवरिंग द ब्लैक ऑफ हर हेड्स, कि आपने आपने जो उसके रेड रैशेस हो रखे हैं, कवरिंग द बैक ऑफ द हर हैंड्स, उसकी हाथों से कवरिंग हो रखे हैं बैक से। ठीक है, ये फ्रंट वाला एरिया होता है, ये बैक वाला होता है। ठीक है, एंड सी स्टेट्स, कि उसने कहा, ये तो सिंपल है बच्चों, सिंपल है अगर आपको लैंग्वेज आती है। देखो राजस्थान से कौन कौन है जो हिंदी मीडियम से बच्चे होते हैं बच्चों, वो बहुत हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में वीक होते हैं। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे रफत में आ गई हैं, तो उतनी ज्यादा मुझे क्या कहते हैं प्रॉब्लम नहीं होती है। बट बाकी मुझे भी प्रॉब्लम होती है कभी कभी समझने में। तो आपको बस यही तो समझना है, आपको बस यही लैंग्वेज समझनी होती है कि सी स्टेट माई हैंड इट इज सो बैड एंड आई कैन हार्डली स्टैंड इट। मैं यहाँ पे बुरी तरह से खड़ी हूँ, मतलब मैं यहाँ पे बहुत मुश्किल तरीके से खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में क्या हो रखे हैं? खुजली चल रही है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, उसने ये बात बताई है आपको, तो ये बात आप कैसे लिखोगे कि इचिंग ऑन हर हैंड्स? तो आपने ये ऑब्जर्व किया है। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी तीसरी चीज, चौथी चीज क्या कही? हर टेम्परेचर इज, ये तो नहीं बताया होगा उसने कि भाई ये तो बताया नहीं होगा, ये भी नहीं बताया होगा, और ये भी नहीं बताया होगा। शी हैज रेड रेशेस, तो रेड रेशेस तो उसकी बॉडी पे देखने को मिल रहे हैं। आगे बात समझ में। तो इसने क्या कहा है? देखो इसी का आंसर आंसर दे दिया है, सी स्टेट्स। तो ऐसा डेटा जो पेशेंट खुद बताता है वो सब्जेक्टिव डेटा होता है, और जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं वो ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। दो ही तरह के डेटा होते हैं, दैट्स इट। जब भी आपके पास इमरजेंसी में पेशेंट आता है, जब भी आप उसका कंसेंट लेते हो या फिर उससे फैमिली हिस्ट्री लेते हो, तो उन कंडीशंस पे बेसिस पे आपको बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। आगे बात समझ में। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। देखो क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, द लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स, एलपीएन का मतलब होता है लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स या लाइसेंस वोकेशनल नर्स।
ठीक है, जिसके पास लाइसेंस होता है उसको लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास है, हम एम्स दिल्ली में काम करते हैं तो हमारे पास एक डिग्री है, लाइसेंस है उस चीज का काम करने का, तो उसी को लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स इज वर्किंग इन ए लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, मतलब आप एक लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर आप एक क्या कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो एंड सुपरवाइज द सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट। जो स्टूडेंट्स की बात कर सकते हैं या नए जो बच्चे आते हैं उनकी बात हम कर सकते हैं, CNA। एंड विच ऑब्जर्वेशन, कि आप एक क्या करते हो कि आप एक नर्स हो और आपके नीचे जूनियर काम कर रहा है, आप उसको असिस्ट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ऐसा क्या ऑब्जर्व करते हो, इंडिकेट द CNA नीड द फर्दर इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द हाइजीन केयर, कि आपने उसको ऑब्जर्व किया कि आपके सामने क्या कर रहे हो, आपके सामने किसी बच्चे ने या फिर हम कह सकते हैं किसी स्टूडेंट ने आपके सामने गलत काम कर दिया है, उस गलत काम को आपको ढूंढना है और उसका आंसर बताना है कि वो कौन सा गलत काम है, कि उसको फर्दर सिखाने की जरूरत है, इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है। ठीक है, तो कौन सा आंसर आपके पास होने वाला है, मतलब इसके अंदर 3 तो आंसर सही है और एक आंसर गलत है, कि वो गलत काम कर रहा है इसलिए हमें सिर्फ बताना पड़ेगा कि ऐसे नहीं बेटा ऐसे करें। पहला, द CNA washes the client face, CNA washes the client face before washing the rest of body, कि सबसे पहले हमें फेस को धोना है, बाकी बाद में धोएंगे। ठीक है, ऐसा इसने बताया है कि CNA वॉश कर रहा है, पहले फेस को करेगा उसके बाद रेस्ट ऑफ बॉडी को करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि पहले हमें अगर बॉडी को कर देंगे तो उसी मोप से अगर हम करेंगे तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, इरिटेशन देखने को मिलेगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होगा, गंदा गंदा सा महसूस होगा। अगर आप पहले ही साफ कपड़े से उसके चेहरे को पहुंच दोगे, बाद में आप बॉडी को पहुंचो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात कर रहे हैं, द CNA पुट्स 1 foot at a time into the basin of warm water when washing of the client feet, कि जब उसके पैरों को वो धो रहा है तो उसके अंदर आपने पैरों को कहाँ रखा है, वार्म सलाइन के अंदर रखा है या वार्म बेसिन के अंदर रखा है। ऐसा करने से पेशेंट की जो हार्ड स्किन होती है पैरों की, वो क्या हो जाती है, खुल जाती है या फिर नरम हो जाती है। पेशेंट के पैर जो है वो चमकने लगते हैं। ठीक है, गंदगी जो होती है वो हट जाती है बेसिन के अंदर वार्म पानी में। ठीक है, गर्म पानी में आपने देखा हो, गुनगुने पानी के अंदर आप पेडिक्योर वेडिक्योर भी होते हैं, तो उन्हीं के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, द CNA अप्लाइज द लोशन एंड पाउडर, CNA अप्लाइज द लोशन एंड पाउडर लाइवरली आफ्टर वॉशिंग द क्लाइंट, कि आपका पेशेंट को नहलाने के बाद वो पाउडर क्या कर रहा है, पाउडर और लोशन दोनों ही लगा रहा है, पाउडर और दोनों ही लोशन लगा रहा है। क्या ये बात सही है? अगर आप अपनी बॉडी में नहाने के बाद क्या करोगे, पाउडर लोशन लगा लिया उसके ऊपर पाउडर लगाओगे, क्या ये बात सही है? या तो आप पाउडर लगाओगे या आप लोशन लगाओगे, या दोनों लगा दोगे, बताएंगे फटाफट से। एंड चौथा ऑप्शन कह रहा है द बाथ वाटर कंटेन ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोप, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोप लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा सोप लेते हो तो स्किन ड्राई हो जाती है, ड्राई स्किन आपको देखने को मिलती है। अगर आप ज्यादा सोप का यूज करोगे तो आपको ड्राई स्किन देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर कास्टिक सोडा होता है, वो क्या करता है, आपकी स्किन को ड्राई करने का काम करता है। अब हम तीसरे ऑप्शन, तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत है। क्यों है? क्योंकि पाउडर और लोशन अगर आप लगाते हो एक साथ तो आपको स्टिकी मैस हो जाता है, अगर बॉडी पे वो चिपचिपापन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पाउडर क्या हुआ, पाउडर क्या करेगा, पाउडर क्या है, पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, ड्राई फॉर्म में है, और लोशन क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो दोनों को मिक्स करोगे तो एक चिपचिपा सा स्टिकी पदार्थ बनेगा जो कि पेशेंट को इरिटेबल होगा, पेशेंट को इरिटेट करेगा। ठीक है, उसकी बॉडी चिपचिपी सी हो जाएगी, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे बात में अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना, मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन के बारे में बताया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द नर्स इज टेकिंग द वाइटल साइंस ऑन ए वेरी ओबेस इंडिविजुअल, एक पेशेंट है जो कि आपके पास इमरजेंसी के अंदर आया है, मोटा व्यक्ति है, ओबेस का मतलब होता है मोटा। ठीक है, उसके वाइटल साइंस आपको लेने हैं एंड द यूजेस द एक्स्ट्रा वाइड कफ, कि आप क्या कर रहे हो कि एक्स्ट्रा वाइड कफ का यूज कर रहे हो, एंड व्हाट इज द प्राइमरी रीजन यूजिंग द एक्स्ट्रा वाइड कफ, एक्स्ट्रा वाइड कफ क्यों यूज करना है,
अगर वो उसके आ रहा है तो क्यों यूज करना है? अगर वो नहीं आ रहा है तभी तो आप यूज करोगे कि भाई बड़ा साइज का ले लो, ठीक है? तो बड़े साइज को लेने से उसका रीजन क्या है? उसका रीजन आपको बताना पड़ेगा। क्या आप एक रेगुलर साइज का कफ लेते हो तो इट्स नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग एनफ टू गो एनफ टू अराउंड द क्लाइंट आर्म, कि भाई आप अगर लोगे तो वो उसके अराउंड में नहीं आएगा, ठीक है? एक रेगुलर साइज का कफ उसके हाथ में नहीं आ रहा है, ठीक है? एट ब्लड प्रेशर, सॉरी, blood pressure taken with the cuff, and that is too narrow and gives the artificially high reading, कि वो अगर आप नैरो लोगे तो वो क्या करेगा? हाई रीडिंग को शो करेगा। अगर वो छोटा कफ रह गया तो वो क्या करेगा? आर्टिफिशियली, मतलब कि अपने आप से एक रीडिंग बना लेगा और क्या करेगा? क्या करेगा? हाई रीडिंग को शो करेगा। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि irregular cuff is too tight, irregular cuff is too tight and causes the discomfort to the patient, कि अगर आप एक रेगुलर कफ अगर टाइट होगा तो वो डिस्कंफर्ट करेगा पेशेंट को। एंड नैरो कफ कॉजेज द क्लाइंट ए पल्स एलिवेटेड। बताएंगे फटाफट से क्या आंसर आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इजी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? क्वेश्चन को समझना, लेकिन क्वेश्चन को समझना बच्चों, कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं, कैसे क्वेश्चन को लिखते हैं, उसी प्रकार से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, पहली बात तो जो बीपी कफ होता है उसकी साइज होती है, ठीक है? उसकी साइज होती है बीपी कफ की। अगर मैं बीपी कफ की बात करूं तो उसकी जो विड्थ होती है, देखो विड्थ जो होती है वो 40% होती है, 40% ऑफ मिड आर्म सरकमफेरेंस। ठीक है, मिड आर्म सरकमफेरेंस का 40% होता है, ठीक है? अगर मैं उसकी लेंथ की बात करूं तो लेंथ कितनी होती है? 80% होती है। कितनी होती है? 80% ऑफ मिड आर्म सरकमफेरेंस, ठीक है? तो बीपी का कफ का ये रूल होता है कि आपका 40% उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और लेंथ कितनी होनी चाहिए? 80% होनी चाहिए मिड आर्म सरकमफेरेंस के लिए, क्योंकि काफी उसको लपेटना पड़ता है बॉडी में, ठीक है? हमारे हैंड हैंड पे उसको काफी लपेटना पड़ता है। इसकी अगर मैं साइज की डायरेक्टली बात करता हूं तो न्यू बॉर्न के लिए कितनी होती है बच्चों? न्यूबॉर्न जो होते हैं उसके अंदर 4 into 8 होती है, 4 into 8 सेंटीमीटर होती है। अगर मैं इन्फेंट की बात करूं, अगर मैं इन्फेंट की बात करूं तो 5 into 15 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है? अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूं, देखो बच्चों सबके लिए अलग अलग होती है, क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। चिल्ड्रंस के लिए कितनी होती है? 8 into 21 सेंटीमीटर होती है। और हमारे अडल्ट के लिए कितनी होती है बच्चों? 16 into 30 सेंटीमीटर की होती है। तो ये हमारी नॉर्मल कफ की साइज होती है। और विड्थ कितनी होती है? 40% मिड आर्म सर्कमफेरेंस की होती है और लेंथ कितनी होती है? 80% ऑफ मिड आर्म सर्कमफेरेंस। आगे बात समझ में? चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने टू टाइट लिया है, अगर आपने टाइट कफ को बांधा है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक एक चीज को पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे कि आपने अगर बीपी का जो कफ है, बीपी कफ अगर आपने क्या किया है? नैरो लिया है। अगर आपने बीपी कफ नैरो लिया है तो नैरो लेने से क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? अगर आपने बीपी कफ को नैरो लिया है तो नैरो कंडीशन आपको क्या रीडिंग देगा? फॉल्स हाई रीडिंग देगा। कैसी देगा बच्चों? फॉल्स हाई रीडिंग, मतलब बीपी क्या आपको देखने को मिलेगा? बीपी इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर आप कैसे लेते हो? नैरो कफ लेते हो, तो मतलब कि आपने बच्चे का जो है वो बड़ों के अंदर लगा दिया, तो वो नैरो कफ होता है। और नैरो कफ क्या करेगा? बीपी को बढ़ा हुआ दिखाई देगा। क्यों क्या करेगा? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रेस होगा और ज्यादा प्रेस होने के कारण वो बीपी बड़ा ही देगा, बड़ा दिखाई देगा। अगर आप लूज कफ लेते हो, या फिर हम कह सकते हैं टू बाइट, अगर आपने टू बाइट कफ लिया है, मतलब कि सपोज दैट बड़ों वाला बच्चे के अंदर यूज किया है, तो बीपी कैप कैसा देगा? बीपी
कम देगा। क्या देगा बच्चों? कम रीडिंग आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें बच्चों इंपॉर्टेंट हैं, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये भर भर के क्वेश्चंस होते हैं, नंबर फर्स्ट, नंबर 2। अगर नंबर तीसरे क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं कि आपने अगर बीपी कफ लूज बांधा है, अगर बीपी कफ आपका लूज है तो आपको रीडिंग कैसी देखने को मिलेगी? फॉल्स, फॉल्स इंक्रीज बीपी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने टाइट बीपी बांधा है, टाइट बीपी कफ को बांधा है तो आपको बीपी कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी बात करता हूं। अगर आपने आ, आपका हैंड अगर हार्ट से एलिवेटेड है तो बीपी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। हैंड एलिवेटेड है हार्ट लेवल से तो आपको बीपी ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपका हैंड जो है वो लोअर है, लोअर ऑफ हार्ट है, तो आपको बीपी कम देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यही सारी रीजंस होते हैं, आपको एक करेक्ट लेवल ऑफ हार्ट पे रखना होता है बीपी कफ को। ठीक है, आगे बात समझ में। किसी भी तरह का कोई मुड़ाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई कठान नहीं होनी चाहिए हमारे ट्यूबिंग्स के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर एक कफ को बांधना है। अगर आप टू यूज, अगर आप क्या करते हो, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है उसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपने एक्स्ट्रा वाइड कफ यूज किया है तो क्यों किया है? प्राइमरी रीजन क्या होगा कि भैया अगर आप रेगुलर साइज का यूज करते तो उसके अंदर क्या नहीं वो आता नहीं, और टाइट बांधने में आता। टाइट बांधने पे जब नैरो कफ होता है, जब नैरो कफ होता है तो कैसी रीडिंग आती है? हाई रीडिंग आती है। कैसी रीडिंग आती है मेरे प्यारे बच्चों? नैरो रीडिंग आती है, तो हाई रीडिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो इसको ढूंढना है। देखो, ए रेगुलर साइज कफ नॉट गोइंग टू बी अलोंग एनफ टू द अराउंड, भाई नहीं आ रहा तभी तो हम एक्स्ट्रा वाइड कफ यूज कर रहे हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। Blood pressure taken when the cuff that is too narrow and gives the artificially high reading। बहुत बढ़िया। अगर आपको नैरो कफ है तो आपको क्या करना है, वो आपको क्या रीडिंग देखने को मिलेगी? बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। रेगुलर कफ टू टाइट एंड कॉज डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट तो होगा लेकिन इसका कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनता है। अगर आप ज्यादा टाइट बांधते हो तो बीपी कैसा देखने को मिलेगा? अगर आपने टाइट बांधा है तो कैसा देखने को मिलेगा बच्चों? बीपी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां से पल्स आपको नहीं फील होगी। जब भी पल्स नहीं फील होगी तो बीपी भी नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे ब्लॉकेज हो जाएगा टाइट बांधोगे तो, और आगे ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा तो बीपी ऑटोमेटिक ही कम देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ए नैरो कफ कॉज द क्लाइंट पल्स टू बी एलिवेटेड, कि अगर नैरो कफ होगा तो क्लाइंट्स की पल्स जो है वो एलिवेटेड नहीं हो। अगर बीपी का कफ नैरो होगा तो बीपी क्या देखने को मिलेगा? आपकी रीडिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। और जब रीडिंग ज्यादा होती है, बीपी ज्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पल्स एलिवेटेड नहीं, पल्स डिक्रीज देखने को मिलेगी। और ये तो आपको पता होगा कि जब भी बीपी इंक्रीज होता है, बीपी जब बढ़ता है तो क्या होता है? पल्स कम हो जाती है, और जब पल्स बढ़ती है तो बीपी कम हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। यहां तक के क्वेश्चंस के अंदर कोई डाउट किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, the LPN license practitioners note the apical pulse is ordered. Note that an apical and radial pulse is ordered for the client। कि आपको क्या करना है, and which of the correct way to obtain the reading। कि आपको क्या करना है कि अपाइकल पल्स को भी देखना है और रेडियल पल्स को भी देखना है। दोनों तरह की पल्स को आपको क्या करना है? मेजर करना है। तो आप कैसे इसको मेजर करोगे? क्या कह रहे हैं? देखो, अपाइकल पल्स, एक अपाइकल पल्स होती है। पल्स जो होती है, पल्स की जो साइड्स होती हैं वो 10 प्रकार की होती हैं कुछ। ठीक है, एक तो अपाइकल पल्स होती है जो कि हार्ट, अपेक्स ऑफ द हार्ट से नापी जाती है। एक रेडियल पल्स होती है, ठीक है, जो हाथ से नापी जाती है। हमारे अंगूठे की साइड से जो होती है, अंगूठे की साइड से आप नापोगे तो कौन सी पल्स देखने को मिलेगी? कि सर रेडियल पल्स देखने को मिलेगी। अगर आप चुंगली की तरफ से नापोगे तो अल्नार पल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमने दो पल्सों को देखना है। अगर इनके बीच में जो डिफरेंशिएशन आता है, अगर इनके बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन आता है तो आप क्या कहते हैं उसको? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अपाइकल पल्स आपकी सपोज दैट 96 पल्स आती है और ये आती है आपकी 80 पल्स आती है, तो आपको इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं पल्स डेफिसिट। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्स डेफिसिट किसे कहते हैं? तो वेरिएशन बिटवीन द टू पल्स, अपाइकल पल्स एंड रेडियल पल्स।
क्या कहते हैं, पल्स डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर करेक्ट आंसर कैसा होगा कि आपको इसमें में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसे आपको मेजर करना है। सबसे पढ़ो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसका आंसर करना है। हैव another nurse to take the radial pulse and while the licensed practice takes up apical pulse, ठीक है, and take the apical pulse and immediately take the radial pulse, कि आपने पहले apical को देखा, फिर उसके बाद हमेशा जब भी दो पल्स देखनी होती है तो एक साथ हम देखने होते हैं। ठीक है, the licensed practice nurse should listen the apical pulse and ask the client radial pulse, की क्लाइंट को बोल दो भाई रेडियल पल्स देख ले। नहीं, ऐसा नहीं होता है। and take the radial pulse and take, नहीं, देन टेक द अपाइकल पल्स, ऐसा भी नहीं करना है। हमेशा कैसे करना है, दो इसके लिए जरूरत होती है, दो बंदों की जरूरत होती है, जो कि लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स, जो मेन नर्स होती है हमारी, वो क्या करती है, अपाइकल पल्स को नोट करती है, और दूसरी वाली जो हमारा स्टूडेंट होता है या सीएनए जो होती है या अदर नर्स होती है, उसको रेडियल पल्स को सौंपा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया कि भैया दो नर्स होनी चाहिए अपाइकल, जब भी हम अपाइकल और रेडियल पल्स को देख रहे हैं तो दो नर्स होनी चाहिए, और दो नर्स जब भी होती है तो जो मेन नर्स होती है वो क्या काम करती है, अपाइकल पल्स को देती है, क्योंकि अपेक्ट ऑफ द हार्ट है, करेक्ट आने के चांसेस होते हैं। आगे बात समझ, ये तो आप सभी को पता है कि नॉर्मल जो पल्स होती हैं कितनी होती हैं भैया, काफी लोग कहते हैं कि 60 से 100 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, काफी लोग कहते हैं कि 72 से 80 बीट पर मिनट होती है। तो जब भी आपको आंसर देखने को मिले तो करेक्ट आंसर 72 से 80 बीट पर मिनट होता है। ठीक है, और जब भी 60 बीट पर मिनट से कम जाता है तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं ब्रेडीकार्डिया, उसको कहते हैं ब्रेडीकार्डिया। अगर वो 100 से ऊपर जाता है, 100 बीट पर मिनट से ऊपर जाती है तो उसको कहते हैं टैकीकार्डिया। क्या सभी को पता है ये बात? क्या ये बात सभी को पता है? ये तो छोटी छोटी बातें हैं, सभी को पता होंगी ऑलमोस्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आज के लिए इतना ही काफी है। कल नेक्स्ट क्लास में हम और डील करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को डील करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप हमें हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 9057064291, ये हमारे सपोर्टिव नंबर्स हैं। यहाँ पे आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा और आपकी समस्या का समाधान होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, और हमें भी बढ़ने का मौका मिले और आप भी को भी बढ़ने का मौका मिले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।